नेक्स्ट लेक्चर कोपॉलीमराइजेशन से रिलेटेड है। कोपॉलीमर्स, इससे पहले जो हमने लेक्चर में पढ़ा था वो होमोपॉलीमर्स के बारे में पढ़ा था। होमोपॉलीमर्स में नॉर्मली जो रेक्टेंट होते हैं वो एक ही टाइप के मोनोमर्स होते हैं, सिंगल टाइप के, जबकि उसके बरक्स कोपॉलीमर्स जब बनते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा टाइप के मोनोमर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एग्जांपल आपके सामने है सारन की। सारन ये इसका कॉमन नेम है पॉलीमर का। इसके देखें, ये जो दो रेक्टेंट है ये मोनोमर हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं। एक वाइनाइल क्लोराइड है और एक वाइनाइलाइडीन क्लोराइड है। तो ये जब आपस में कंबाइन होंगे तो जो पॉलीमर प्रोड्यूस होगा उसको कोपॉलीमर जो है वो कहेंगे। अब ये आप तरतीब से आपने लगाने होते हैं। एक ये लगाए पहले, देखे उसने ये ब्लू कलर का पहले लगाया, फिर रेड कलर का लगाया, फिर ब्लू कलर का, फिर इसके आगे रेड कलर का आएगा। तो नॉर्मली एक यूनिट शो करना होता है। ये इसने 3 यूनिट शो किए हैं। अगर एक भी आप शो कर, दो भी आप, इन दोनों का एक एक यानी यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर शो कर दें तो वो पॉलीमर जो है कोपॉलीमर कहलाएगा। ये डेफिनेशन इनकी जो है ना वो ये बीच में लिखी हुई है, ये आप लोगों ने यहाँ से पढ़ लेनी है। इसी तरह से फिर कोपॉलीमर्स आगे उनकी अगर हम टाइप्स डिस्कस करें तो कोपॉलीमर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। ये एक टेबल है, टेबल 27.3 आगे आएगा, उसके अंदर कोपॉलीमर्स की एग्जांपल्स होंगी, वो मैं आपको अभी लेटर ऑन शो करवाता हूँ। टाइप्स की अगर हम बात करें तो कोपॉलीमर्स दो तरह के होते हैं, एक अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर्स और एक रैंडम कोपॉलीमर्स। ये जस्ट उनके जुड़ने की तरतीब होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ए और बी टाइप के मोनोमर्स हैं हमारे पास, तो जब वो जुड़ेंगे अगर, तो वो इस तरतीब से जुड़ रहे हैं कि एक ए है, फिर बी, ए बी आ रहा है, तो ये अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर की एग्जांपल जो है वो होगी। जैसे ऊपर अभी आपने जो सारन की एग्जांपल देखी, ये वाली, ये देखें, ये तरतीब से जुड़ रहे हैं। ये ए है अगर, तो ये बी है, ये आगे फिर ए आ जाएगा, तो इसको हम अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर कहेंगे। दूसरी तरह में रैंडम कोपॉलीमराइजेशन होती है। रैंडम के अंदर कोई तरतीब नहीं होती। जो मोनोमर्स हैं, जो रिपीटिंग यूनिट हैं, रेक्टेंट हैं, उनकी कोई तरतीब नहीं होती जुड़ने की। वो किसी भी तरतीब में जो है वो जुड़ सकते हैं। जैसे ये देखें, ये दो ए मोनोमर आ रहे हैं, फिर आगे एक बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर आगे तीन जो हैं वो बी टाइप मोनोमर आ गए, दो ए टाइप आ गए। तो जब ये बेतरतीब जो है वो जुड़ेंगे तो इनको रैंडम कोपॉलीमराइजेशन कहेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज़ और होंगी, रैंडम कोपॉलीमराइजेशन है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ और होंगी। अब हमने जिस किस्म की प्रॉपर्टी का पॉलीमर प्रोड्यूस करना होता है उसी लिहाज से हम कंडीशंस चेंज करते हैं। जो पॉलीमर जब बना रहे होते हैं तो कंडीशंस चेंज करते हैं हम। उन कंडीशंस को चेंज करने से हम अल्टरनेटिंग या रैंडम कोपॉलीमराइजेशन के हामिल पॉलीमर्स जो है वो बना सकते हैं। अब ये टेबल है जिसके अंदर कोपॉलीमर्स की जो है वो एग्जांपल्स दी हुई हैं, उनका यूज़ दिया हुआ है, मगर स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ नेट पॉलीमर का, वो आप लोगों ने खुद से बनाने हैं। पहली एग्जांपल तो सारन, इसका स्ट्रक्चर आपने देख लिया कि ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये वाला पाई बॉन्ड भी ब्रेक करना है, ये वाला पाई बॉन्ड भी ब्रेक करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। इसी तरह से ये नेक्स्ट सान, SAN, स्टाइरीन और एक्रिलोनाइट्राइल से, तो इसमें एस जो है वो स्टाइरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और AN जो है वो एक्रिलोनाइट्राइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आगे इनके यूजेस हैं, ये आप लोगों ने पढ़ने हैं। इसी तरह से ये आगे जो कोपॉलीमर है उसमें 3 रिपीटिंग यूनिट हैं, स्टाइरीन है, एक्रिलोनाइट्राइल है, 1,3-ब्यूटाडाइन है। ABS इसको जो है वो शॉर्टली कहते हैं स्ट्रक्चर को, पॉलीमर के स्ट्रक्चर को। इसमें ए जो है एक्रिलोनाइट्राइल है, बी ब्यूटाडाइन को और एस स्टाइरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन तीनों को आपस में जोड़ देना है, बस ये पाई बॉन्ड एक एक ब्रेक करना है। जैसे ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड और इसी तरह से ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक जो है वो करेंगे मगर। और उसके बाद आगे ये ब्यूटाइल रबर, आइसोब्यूटाइलिन और आइसोप्रीन, इनको जो है वो आपस में जो है जोड़ना है।
फाइनली ये वाइटन की एग्जांपल है जिसमें हेक्साफ्लोरोप्रोपाइलीन और वाइनाइलाइडीन फ्लोराइड, इन दोनों को आपस में जो वो कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो पॉलीमर प्रोड्यूस होगा उसको वाइटन कहेंगे। गैस्केट सील्स और ऑटोमोटिव फ्यूल लाइंस, मीन गाड़ियों के अंदर जो पाइप्स वगैरह होते हैं वो इस पॉलीमर के बनते हैं। कोपॉलीमर्स का जुड़ने का जो तरीकाकार है आपस में वो दो तरह से ये जुड़ सकते हैं, या यूँ कह लें कोपॉलीमर्स की एक और टाइप्स हैं जिसको हम ब्लॉक कोपॉलीमर और ग्राफ्ट कोपॉलीमर का नाम भी देते हैं। ब्लॉक कोपॉलीमर में एक ही तरह के रिपीटिंग यूनिट एक साइड पर जुड़ते हैं और दूसरी तरह के रिपीटिंग यूनिट दूसरी साइड पर जुड़ जाते हैं। जैसे अगर ए और बी दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स हों, ए टाइप के यहाँ पर जुड़ जाएंगे और बी टाइप के एक साइड पर दूसरी साइड पर जुड़ जाएंगे। मगर ग्राफ्ट में ऐसा नहीं होता। ग्राफ्ट के अंदर जो एक ही तरह के मोनोमर हैं वो सब एक साथ जुड़ते हैं। जैसे ये देखें, ये ए टाइप अगर मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट है, रिपीटिंग यूनिट है, मोनोमर है, वो एक जगह पर जुड़ गया है। और जो बी टाइप के मॉलिक्यूल हैं वो ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। ग्राफ्टिंग जैसे हम ये पौधों को पैवंदकारी करते हैं, इसी तरह से ये बी एक लाइन के अंदर जुड़कर और ए टाइप के जो रिपीटिंग यूनिट है वो ग्राफ्ट जो है वो कर सकते हैं। तो ये किस तरह का पॉलीमर हमने बनाना है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हमने जो है वो लेनी है, तो उसकी कंडीशन चेंज कर कर हम किसी भी टाइप का पॉलीमर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये नीचे ब्लॉक पॉलीमर और ग्राफ्ट की डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई हैं। जैसे ब्लॉक में वो कह रहा है डिफरेंट होमोपॉलीमर सब यूनिट्स आर कनेक्टेड टुगेदर इन वन चेन, जबकि ग्राफ्ट के अंदर ऐसा जो है वो नहीं है। ग्राफ्ट के अंदर आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये वाली एक ही तरह के एक साइड पर जुड़ेंगे और दूसरी टाइप का ग्राफ्ट करेगा। उसके बाद आगे फिर इनकी टाइप्स हैं। पॉलीमर क्लासिफिकेशन बाय रिएक्शन टाइप्स। नॉर्मली पॉलीमर की जो क्लासिफिकेशन है वो 5-6 तरह के जो हैं वो क्लासिफिकेशन हम करते हैं। तो जो पहली टाइप है वो रिएक्शन के लिहाज से है। रिएक्शन मतलब कि मैकेनिज़्म उनका जो है वो क्या होता है जब वो पॉलीमराइजेशन कर रहे होते हैं या पॉलीमर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। नॉर्मली सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स के अंदर नॉर्मली जैसे आप लोगों ने एडिशन रिएक्शंस पढ़े होंगे, एडिशन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, नॉर्मली पाई बॉन्ड रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं। वो पाई बॉन्ड जब टूटते हैं तो वो ऐड होते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। तो पाई बॉन्ड जब टूटता है और जब पॉलीमर बनता है तो पॉलीमर 3 तरह से बन सकता है मैकेनिज़्म के लिहाज से। एक ये कि जब मैकेनिज़्म उनका जब वो पॉलीमर बना रहा होगा वो कैटायनिक एडिशन कर सकता है, वो एनायनिक एडिशन कर सकता है, वो फ्री रेडिकल एडिशन कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आगे ये देखते हैं कि सबसे पहले रेडिकल पॉलीमराइजेशन के जब पॉलीमर प्रोड्यूस होता है, अगर वो रेडिकल पॉलीमराइजेशन से जो बन रहा है तो वो कैसे बनेगा। एक चीज़ याद रखनी है कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस चाहे किसी भी मैकेनिज़्म के ज़रिए से हो रही हो, रेडिकल से हो रही हो, कैटायन के ज़रिए से हो रही हो या एनायन के ज़रिए से हो रही हो, 3 स्टेप में पॉलीमर प्रोड्यूस हो रहा होता है। पहला स्टेप इनिशिएशन होता है, दूसरा प्रोपेगेशन होता है, तीसरा टर्मिनेशन होता है। ये चीज़ें आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई हैं, जस्ट ये यूँ कह लें कि आप रिपीट कर रहे हैं ना। रेडिकल पॉलीमराइजेशन के अंदर इनिशिएशन स्टेप के अंदर एक इनिशिएटर होता है। इसको रेडिकल इनिशिएटर जो है ना इससे बनता है। ये इनिशिएटर नॉर्मली ये पर ऑक्साइड्स होते हैं। हीट जब इनको मिलती है, ये हीट जो है वो आप भी प्रोवाइड कर सकते हैं, सनलाइट से भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बॉन्ड टूटता है होमोलिटिकली, मीन जिसका इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास चला जाता है, तो 2 रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। इनको रेडिकल इनिशिएटर कहते हैं। रेडिकल इनिशिएटर इसलिए कि ये रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं। अब जो भी आपके पास पाई बॉन्ड है ये इस तरह का, अगर आपके पास मोनोमर आर जो है वो डोनर टाइप अगर होगा तो ये इस रिएक्शन को सपोर्ट करेगा। अब वो उसकी रीज़न ये है कि देखें ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे फ़्लो, ये यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है इसने, तो पाई बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब ये देखेंगे इस डायरेक्शन में अगर डोनर ग्रुप लगा हुआ है
तो ये रिएक्शन को फैसिलिटेट करेगा, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन आसानी के साथ होगी। ये इनिशिएशन स्टेप है। उसके बाद फिर आगे ये प्रोपेगेशन स्टेप में ये वाला इनिशिएटर, आगे मोनोमर ये डबल बॉन्ड होंगे वो ऐड होते चले जाएंगे अंडर सिमिलर फैशन, जैसे यहाँ पर बॉन्ड बना तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर करेगा। तो इस तरह से जितने भी मोनोमर हैं वो सारे के सारे जुड़ते चले जाएंगे और एक जो है वो चेन प्रोड्यूस होती चली जाएगी। इस प्रोसेस को हम प्रोपेगेशन स्टेप जो है वो कहते हैं। उसके बाद फिर टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन के अंदर कोई से दो रेडिकल्स आपस में कंबाइन कर दें। ये रेडिकल ये चेन का भी हो सकता है, जैसे ये चेन प्रोड्यूस हुई और एक इनिशिएटर अभी आपके पास बाकी है, एक आपने इनिशिएशन स्टेप में यूज़ कर लिया, एक बाकी है। तो वो जो दूसरा बाकी है, जब ये सारे मोनोमर्स कंबाइन हो जाएंगे तो ये रिएक्शन को टर्मिनेट कर देगा। ये रेडिकल और ये इनिशिएटर का रेडिकल आपस में कंबाइन होकर रिएक्शन को टर्मिनेट कर देंगे। या फिर कोई से दो जो है वो रेडिकल भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं, वो आपस में जब कंबाइन होंगे तो भी रिएक्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये नीचे वाले पैराग्राफ में, ये वाले पैराग्राफ में यही डिटेल जो है वो दी हुई है जो मैंने अभी आप लोगों को समझाई। ये बात भी मैंने अभी अब आप लोगों को समझा दी कि अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ इस जगह पर डोनर ग्रुप लगे होंगे तो वो रिएक्शन को फैसिलिटेट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहाँ से ऐसे फ्लो करेगी तो यहाँ से इस डबल बॉन्ड को रेडिकल इनिशिएटर के साथ बॉन्ड बनाने में आसानी होगी। उसके बाद कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के अंदर भी 3 स्टेप में रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। मगर यहाँ पर इनिशिएशन के लिए कोई एसिड चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एसिड है, ये एसिड कैटलिस्ट कहलाता है। ये टिपिकल होते हैं, ये नीचे एक एग्जांपल भी मैं दूंगा कि कौन सा नॉर्मली ज़्यादा यूज़ होता है एसिड। तो यहाँ से देखें कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के थ्रू ये प्रोटॉन को पिक करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन ए के पास चले जाएंगे, मीन ए नेगेटिव प्रोड्यूस होगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन से इसको पिक करेंगे तो ये पीछे वाली कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इनिशिएशन स्टेप है। अब देखें इसमें क्योंकि कैटाइन प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए इसको कैटायनिक मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये जो कैटाइन है, आगे जितने भी मोनोमर हैं वो जुड़ते चले जाएंगे और एक चेन लेंथ जो है वो प्रोपेगेशन स्टेप के अंदर एक चेन प्रोड्यूस करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ फिर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, मीन एक मोनोमर यूटिलाइज होता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होता रहेगा। उसके बाद फाइनली जब हमने रिएक्शन को टर्मिनेट करना है तो या कोई बेस यूज़ करेंगे या कोई न्यूक्लियोफाइल यूज़ करेंगे। ये न्यूक्लियोफाइल तो वही हो सकता है जो ये इनिशियली इनिशिएशन स्टेप में ये ए नेगेटिव यहाँ से निकला था, ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये भी रिएक्शन को टर्मिनेट कर सकता है कि ये न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव सेंटर से 2 इलेक्ट्रॉन के ज़रिए से बॉन्ड फॉर्मेशन करके ये रिएक्शन को टर्मिनेट कर दे। या फिर कोई हम बेस भी डाल सकते हैं, और अगर हमने कोई बेस डाला है तो फिर ये बेस इस प्रोटॉन को निकालेगा, क्योंकि ये प्रोटॉन एसिडिक इन नेचर होगा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से खींचेगा, ये वाली कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से खींचेगी, तो लिटिल बिट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है इस हाइड्रोजन पर आ जाएगा। तो ये बेस इसको प्रोटॉन को निकाल के डबल बॉन्ड यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट कर देंगे। तो इस तरह से भी रिएक्शन जो है वो टर्मिनेट होगा। उसके बाद ये एसिड कैटलिस्ट जो ऊपर यूज़ किया तो उसकी एक ये एग्जांपल है। नॉर्मली ये वाला एसिड कैटलिस्ट जो है वो यूज़ होता है जिसमें ये BF3 ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। इसको वाटर के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो वाटर का ऑक्सीजन का लोन पेयर बोरोन के साथ बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बोरोन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो ये वाला प्रोटॉन एक्चुअली जो है वो ले रहा होता है। ये एसिडिक प्रोटॉन है, इस ऑक्सीजन पॉजिटिव की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के थ्रू इस प्रोटॉन को जब पिक करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये न्यूट्रल होकर ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगी, बी नेगेटिव ही रहेगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो नॉर्मली ये वाला एसिड कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के लिए। अब इसके अंदर देखेंगे आगे एग्जांपल हैं, 2 तरह के एग्जांपल में उसने समझाने की कोशिश की है कि जब हम एसिड कैटलिस्ट यूज़ करते हैं डबल बॉन्ड के साथ, ये आइसोब्यूटाइलीन है तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, ये कार्बोकेटाइन है।
कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है। तो इसोब्यूटाइलीन अगर हो आपके पास और इथिलीन हो, दोनों को एसिड कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करवाएं तो इसके साथ जो कार्बोकेटाइन जनरेट होगा वो टर्शरी है। इसमें फिर जब एक डबल बॉन्ड ऐड होगा आगे जो कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है वो भी टर्शरी है। उसमें एक और मॉलिक्यूल आप ये रिएक्टेंट का मोनोमर का ऐड करें फिर टर्शरी कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर जब आप इथिलीन की एग्जांपल देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के थ्रू जब इस प्रोटॉन को लेंगे तो पीछे प्राइमरी कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस होगा। टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, जबकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो है वो लेस स्टेबल होता है। तो ये रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ क्रॉस लगा हुआ है, ये फॉर्म ही नहीं होगा क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, ये फॉर्म होगा क्योंकि ये स्टेबल है। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो मोनोमर है जब ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे रिएक्ट करता है तो यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो जनरेट होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो स्टेबल करेगा या एनहांस करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अगर यहाँ लगे हों जैसे सियानो, ये एल्डिहाइड एक है, ये ईस्टर ग्रुप है, तो ये रिएक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। तो अब ये याद रखना है कि जो रेडिकल मैकेनिज्म है उसमें डोनर ग्रुप फैसिलिटेट करते हैं और जो कैटायनिक मैकेनिज्म है उसमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो फैसिलिटेट करते हैं। उसके बाद एनायनिक मैकेनिज्म भी 3 स्टेप पर मुश्तमिल है, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। इसमें हम ये कोई स्ट्रॉन्ग बेस लाइक ब्यूटाइल लिथियम यूज़ करते हैं। ये ब्यूटाइल लिथियम है, ये ब्यूटा ग्रुप नेगेटिव चार्ज है, वो यहाँ अटैक करता है, 2 इलेक्ट्रॉन आगे इस कार्बन के पास चले जाते हैं। ये अब देखें नेगेटिव चार्ज एनाइन प्रोड्यूस हुआ। अब ये एनाइन प्रोपेगेशन स्टेप में आगे जितने मोनोमर हैं डबल बॉन्ड उनके साथ सिमिलर फैशन जैसे ये अटैक हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे। ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे। इस तरह से एक चेन प्रोड्यूस होती चली जाएगी। इस रिएक्शन के अंदर भी अगर टर्मिनेशन करनी है तो आउटसाइड से वाटर डालना है, मॉइस्चर अगर उसने एयर से ले लिया तो ये रिएक्शन टर्मिनेट हो सकता है। ये नेगेटिव चार्ज मॉइस्चर से ये प्रोटॉन लेकर OH नेगेटिव को बाहर निकाल देगा, ये रिएक्शन टर्मिनेट हो गया। या फिर आउटसाइड से आप कोई जैसे CO2 वगैरह है, ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है ये वाली भी। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है पार्ट, इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन खींच रही है, इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन खींच रही है, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ रिएक्ट करके 2 इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर देंगे, तो ये नेगेटिव COO नेगेटिव जो है वो प्रोड्यूस होगा। ये रिएक्शन जो है वो टर्मिनेट हो गया। इसको फर्दर हम इसका सॉल्ट भी बना सकते हैं, इसको अगर हम किसी बेस के साथ रिएक्ट करवा दें तो इसका सॉल्ट भी प्रोड्यूस हो सकता है। अब इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो फैसिलिटेट करेंगे। यहाँ पर देखें ये नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, आगे ये डबल बॉन्ड है, तो ये वो जो आपके पास मोइटी बनेगी, रेक्टेंट बनेगा, उसको माइकल डोनर कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़। और जो न्यूट्रल डबल बॉन्ड जिसमें वो नेगेटिव चार्ज अटैक कर रहा होता है वो एक्सेप्टर होता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये एक्सेप्टर है और ये जो है वो डोनर है। तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो स्टेबल करेंगे नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर। तो जितने भी यानी हमारे पास डबल बॉन्ड है उसमें अगर यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अब इसके अंदर एक चीज़ और है कि जो एनायनिक पॉलीमराइजेशन से पॉलीमर्स बनते हैं उनको लिविंग पॉलीमर्स भी कहते हैं। लिविंग पॉलीमर्स उनको इसलिए कहते हैं कि जैसे यहाँ पर देखें ये रिएक्शन यहाँ चल रहा है, यहाँ पर ये अगर आपने रिएक्शन को टर्मिनेट नहीं किया, मीन आपने मॉइस्चर नहीं डाला, उसने खुद से मॉइस्चर नहीं ले लिया, या बाहर से आपने CO2 नहीं डाली, तो अगर तो डाल दिया तो रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर नहीं डाली तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्टिव रहता है। आप इसको रिएक्शन को खुद से टर्मिनेट ना करें, रिएक्शन जो है वो जितने मोनोमर होंगे वो लेकर एक चेन उसने प्रोड्यूस कर दी, मगर वो किल नहीं होगा, ये नेगेटिव चार्ज एक्टिव रहता है।
और यहाँ पर जो है वो ये आर ग्रुप अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग लगाया हुआ तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो बाद में लेटर ऑन अगर